नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है नानी का आंगन। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे नानी के आंगन में खेला करते थे। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए और वो खेल खिलखिलाहट धीरे धीरे यादों में बदल गई। लेकिन जब नानी नहीं रही और आंगन सूना हो गया, तब सबको एहसास हुआ कि असली जड़ें वहीं थीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये नानी के आंगन की वो याद है जहां जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां सादगी में छुपी होती थीं। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबेंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल को एक अनकही सी राहत महसूस होगी। अगर ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर दिन में नानी के आंगन जैसी कहानियां आपको सुलाने आती हैं। और बताइए जरा, आप किस शहर और कौन से गांव से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में इस वक्त क्या समय हो रहा है? आपके हर कमेंट और हर लाइक से ये एहसास होता है कि आप वहीं कहीं हैं, सुन रहे हैं और इस नींद भरी दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस आंगन की ओर जहां कोई दरवाजा नहीं था और नींद हमेशा खुली मिलती थी। गांव की पगडंडियां उस सुबह कुछ अलग ही चमक रही थीं। गर्मी की छुट्टियों का पहला दिन था और बच्चों का उत्साह किसी मेले से कम नहीं। हवा में धूल की हल्की परत थी, लेकिन बच्चों की हंसी इतनी गूंज रही थी कि वह धूल भी सुनहरी लगने लगी। बैलगाड़ी पर बैठे मोहन अपनी गुलेल को बार बार संभाल रहा था। उसकी नजर नीम के पेड़ों की टहनियों पर टिकी थी, जैसे उन्हें देखते ही कच्ची कैरी टूटकर उसकी झोली में आ जाएगी। उसके बगल में बैठी उसकी बड़ी बहन रीना किताबों का छोटा सा गट्ठर थामे हुए थी। रीना की आंखों में शहर जाने के सपने पल रहे थे, लेकिन इस वक्त उसकी मुस्कान में केवल नानी के घर पहुंचने की खुशी झलक रही थी। देखना रीना, इस बार मैं नीम की सबसे ऊंची डाल से कैरी तोड़कर लाऊंगा, मोहन ने अकड़ते हुए कहा। रीना ने हंसते हुए उसके कान पकड़ लिए। पहले आंगन में पहुंच तो जा, पिछली बार पेड़ से गिरकर रोते रोते पूरा घर सिर पर उठा लिया था। बैलगाड़ी के आगे आगे गांव का कच्चा रास्ता फैला हुआ था। दोनों ओर सरसों की फसल कट चुकी थी, अब केवल सुनहरी पराली बची थी। दूर से नानी का घर नजर आने लगा। सफेद पुती हुई दीवारें, लाल मिट्टी की छत और बीच में फैला चौड़ा आंगन। गाड़ी जैसे ही घर के सामने रुकी, दरवाजे से सरस्वती देवी नानी बाहर निकली। सफेद साड़ी में लिपटी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हाथ में पीतल की लोटा। उन्होंने बच्चों को देखते ही पुकारा, अरे मेरे चिरकुट आ गए। बच्चे दौड़कर नानी से लिपट गए। मोहन की शरारती आंखें चमक रही थीं, जबकि रीना की हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। नानी ने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और बैलगाड़ी से सामान उतरवाया। आंगन की मिट्टी ठंडी और सुगंधित थी। नीम का पेड़ जैसे बच्चों का इंतजार कर रहा था। उसकी घनी छांव तले बिछी चारपाई पर बैठते ही मोहन ने पांव झुलाना शुरू कर दिया। रीना ने किताबें संभालकर खिड़की के पास रख दी। घर के अंदर से नानी की बेटी सुनीता बाहर आई। वह बच्चों की मां थी और मायके आने की थकान के बावजूद चेहरे पर खुशी छलक रही थी। उन्होंने कहा, चलो बच्चों, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर नानी ने तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी लस्सी रखी है। लस्सी की बात सुनते ही मोहन उछल पड़ा। वाह, अब तो मस्ती ही मस्ती। रीना मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजरें आंगन के हर कोने को जैसे चूम रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि यह आंगन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार का दिल है। उस शाम जब सूरज ढलने लगा, आंगन में चिराग जला दिए गए। नानी ने बच्चों को पास बिठाकर कहानियां सुनाना शुरू किया। रीना ध्यान से सुन रही थी, जबकि मोहन नीम की टहनी से खेलते खेलते बीच बीच में सवाल करता। नानी की आवाज में मिठास थी
और उनकी कहानियों में गांव की मिट्टी की खुशबू। बाहर कहीं दूर से ढोलक की आवाज आ रही थी। शायद किसी के घर शादी थी, लेकिन आंगन में बैठे बच्चों के लिए सबसे बड़ा उत्सव वही था। नानी के पास बैठना, उनकी कहानियां सुनना और नीम के पेड़ की छांव में सपने बुनना। उस रात पहली बार छुट्टियों का असली स्वाद बच्चों ने महसूस किया। आंगन में बिछी चारपाई पर लेटे लेटे जब आसमान में असंख्य तारे झिलमिला रहे थे, रीना ने धीरे से कहा, मोहन, काश ये छुट्टियां कभी खत्म ही ना हो। मोहन ने करवट बदलते हुए जवाब दिया, और काश नानी हमें कभी वापस भेजे ही ना। आंगन की मिट्टी में वह हंसी घुल गई, जो आने वाले सालों तक उनकी यादों में जिंदा रहने वाली थी। सुबह की पहली किरणें नीम की पत्तियों से छनकर आंगन में उतर रही थीं। चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा घर गूंज रहा था। नानी सरस्वती देवी ने तुलसी चौरे में दीपक जलाया और मंत्र बुदबुदाते हुए तुलसी को पानी चढ़ाया। उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। घर बच्चों की आवाजों से फिर से जीवित हो उठा था। मोहन पहले ही उठ चुका था। वह आंगन में पड़ा मिट्टी का खिलौना ट्रैक्टर घसीटते हुए खेल रहा था। कभी वह खुद बैल बनकर हू हू करता, तो कभी खुद किसान बनकर बीज बोने का अभिनय करता। उसकी आंखों में पूरे गांव की दुनिया बसती थी। मोहन, जरा धीरे खेलो, अभी पड़ोस वाले जागे भी नहीं हैं। ये आवाज सुनीता की थी, जो रसोई में आटा गूंद रही थी। उनकी गोरी हथेलियों पर गेहूं का आटा लगा हुआ था और पास ही लकड़ी के चूल्हे पर तवा रखा था। मोहन ने जोर से जवाब दिया, माँ, मुझे तो खेती करनी है। देखो नानी, मेरी फसल कितनी अच्छी उगी है। नानी, सरस्वती देवी ने हंसते हुए मोहन को गोद में खींच लिया। अरे मेरे छोटे किसान, अभी तो तू कैरी खाने का शौक पूरा कर, फसल काटने का समय बाद में आएगा। उधर रीना अब तक कमरे के एक कोने में बैठकर किताब खोल चुकी थी। गर्मी की छुट्टियों में भी उसकी आदत वही थी, सुबह सुबह पढ़ाई। उसने मोहन की ओर देखते हुए कहा, मोहन, तू दिन भर खेलता रहेगा, थोड़ा पढ़ भी लिया कर। मोहन ने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया, पढ़ाई तो तू कर ले, मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है, ये कोई छोटी बात है क्या? सब हंस पड़े। रीना भी हंस दी, मगर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। वह जानती थी कि उसे शहर जाकर और बड़ी दुनिया देखनी है, लेकिन इस आंगन की मिट्टी उसे बार बार रोक लेती थी। नाश्ते की खुशबू पूरे आंगन में फैल चुकी थी। सुनीता ने पराठे और आम का अचार परोसा। साथ में नानी ने अपनी पुरानी मिट्टी की हांडी से ठंडी छाछ निकाली। सब लोग चारपाई खींचकर आंगन में ही बैठ गए। वाह मां, ये पराठे तो बिल्कुल बचपन जैसे स्वाद वाले हैं। राघव, नानी का बेटा और खेत संभालने वाला, ने खाते खाते कहा। वह सुबह सुबह ही खेत से लौटे थे। माथे पर पसीना चमक रहा था। मोहन ने झट से बोला, चाचा, मैंने भी खेत जोता है आज, मेरा ट्रैक्टर देखा क्या? राघव ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। हां देखा, और तेरे ट्रैक्टर की फसल सबसे जल्दी कटेगी। सबकी हंसी पूरे आंगन में गूंज गई। खाने के बाद बच्चे नीम की छांव में बैठ गए। गर्म हवाएं अब भी थीं, लेकिन नीम की ठंडक में एक अनोखा सुकून था। नानी ने पुराने संदूक से गोटेदार पंखा निकाला और धीरे धीरे बच्चों को हवा करती रहीं। रीना ने अपनी किताब मोड़ी और नानी से पूछा, नानी, आप हमें कहानी सुनाओ ना। पिछली बार वाली अधूरी रह गई थी, जिसमें राजकुमार जंगल में खो जाता है। नानी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपने पास बैठी रीना और मोहन को पास खींच लिया। ठीक है, सुनो। राजकुमार जंगल में खो गया था, लेकिन उसे रास्ता एक छोटी सी चिड़िया दिखाती है। वो चिड़िया कोई और नहीं, उसकी मां की दुआ थी, जो उसके पास पंख बनकर पहुंची थी। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। मोहन बीच बीच में सवाल करता, नानी, अगर मैं जंगल में खो जाऊं तो क्या आप चिड़िया बनकर मुझे ढूंढेंगी? नानी ने उसके गाल पर चुम्मा दिया। अरे शैतान, तू तो कभी खो ही नहीं सकता। तेरा रास्ता तो हमेशा आंगन की मिट्टी से जुड़ा रहेगा।
उस पल आंगन की महक और भी गहरी हो गई। बच्चों की हंसी, नानी की कहानियां, पराठों की खुशबू और नीम की छांव सब मिलकर जैसे कह रहे थे कि यही है असली जड़, यही है असली सुख। शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था और आंगन में नीम की छांव गहरी हो चली थी। हवा में अब दिन जैसी तपिश नहीं थी, बल्कि हल्की ठंडक घुल गई थी। घर के आंगन में पीतल की लालटेन जलाई गई, जिसकी पीली रोशनी मिट्टी की दीवारों पर छायाएं बना रही थी। मोहन चारपाई पर पेट के बल लेटा हुआ था और अपनी गुलेल से मिट्टी के ढेले मारकर लक्ष्य साध रहा था। रीना ने पास में बैठकर अपनी किताब बंद कर दी। दिन भर पढ़ाई करने के बाद अब उसे भी लग रहा था कि कुछ अलग होना चाहिए। नानी सरस्वती देवी आंगन में खटिया पर बैठी थीं। उनके चेहरे की झुर्रियों में सैकड़ों कहानियां छिपी थीं, जैसे समय ने खुद उन्हें गढ़ा हो। उन्होंने बच्चों को पास बुलाकर कहा, चलो मेरे लल्ला लल्ली, अब एक कहानी सुनो, यही तो छुट्टियों का असली मजा है। मोहन उछलकर उनके पैरों के पास बैठ गया। नानी, इस बार डरावनी कहानी सुनाओ जिसमें भूत हो। रीना ने तुरंत टोक दिया, नहीं नानी, मुझे भूतों वाली कहानियां बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे राजकुमार और राजकुमारी वाली कहानियां सुनाओ। नानी ने दोनों की खींचतान सुनकर ठाका लगाया, अरे तुम दोनों तो बिल्कुल अपने मामा और मां जैसे हो। बचपन में यही झगड़ा करते थे, एक को वीरों की कहानियां चाहिए, दूसरे को परियों की। पास ही सुनीता रसोई से बाहर आईं। उनके हाथों में पीतल की थाली थी जिसमें ताजा बने गरम गरम आलू के पकौड़े रखे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कहानियां सुननी हैं तो पहले ये पकौड़े खा लो, वरना नानी की कहानी अधूरी रह जाएगी। राघव भी खेत से लौटकर वहीं आ बैठे। उनके कपड़ों पर मिट्टी और पसीने की गंध थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुनो भाई, मैं भी आज नानी की कहानी सुनूंगा। सबके बैठने के बाद नानी ने कहानी शुरू की। उनकी आवाज धीमी लेकिन खिंचाव से भरी थी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक वीर रहता था। नाम था अर्जुन सिंह। वह अपने गांव की रक्षा करता था, लेकिन एक दिन जंगल से भयानक शेर गांव में घुस आया। लोग डर गए। अर्जुन सिंह ने अपने साथियों को बुलाया और कहा, मत डरो, जब तक मैं हूं किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। मोहन बीच में ही बोल पड़ा, नानी, फिर उसने शेर को मारा ना? नानी ने उसकी नाक दबाते हुए कहा, धैर्य रखो, कहानी धीरे धीरे ही मजेदार होती है। रीना ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में वीरता और बलिदान की छवि चमक रही थी। वह कहानी में डूब गई। नानी आगे बोली, अर्जुन सिंह ने शेर से लड़ाई की, भाले से नहीं बल्कि अपनी समझ से। उसने शेर को खेत की तरफ मोड़ दिया जहां बैल बंधे थे। शेर बैलों पर झपटा, लेकिन तभी अर्जुन सिंह ने अपनी तलवार से वार किया और गांव को बचा लिया। आंगन में ताली बज उठी। मोहन ने जोश में हाथ ऊपर उठा दिया, वाह नानी, एक दिन मैं भी अर्जुन सिंह जैसा बनूंगा। राघव हंस पड़े, पहले नीम से गिरना बंद कर, फिर अर्जुन सिंह बन जाना। सब हंस पड़े। रीना भी हंसते हंसते बोली, और मैं अर्जुन सिंह की कहानी लिखूंगी ताकि लोग भूलें नहीं। कहानी खत्म होने के बाद सब चुपचाप तारे देखने लगे। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। आंगन में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अपनापन गूंज रहा था। नानी ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बच्चों, हर तारा किसी न किसी पुरानी आत्मा की आंख है। जब हम कहानियां सुनते हैं तो वो भी हमें सुन रहे होते हैं। मोहन की आंखें चमक उठीं। तो नानी, दादाजी भी हमें देख रहे होंगे। नानी की आंखें कुछ पल के लिए भर आईं। उन्होंने मोहन को सीने से लगा लिया और धीरे से बोली, हाँ बेटा, वो भी यही देख रहे होंगे और खुश होंगे कि उनका आंगन अब भी बच्चों की हंसी से भरा है। उस रात पकौड़ों की खुशबू, लालटेन की लौ और नानी की कहानियां, सबने मिलकर उस आंगन को जादुई बना दिया।
बच्चे नीम के नीचे सोते सोते सपनों में उसी अर्जुन सिंह की वीरता और नानी के प्यार को देखने लगे। सुबह का सूरज जैसे ही उगा, गांव की गलियां चहल पहल से भरने लगीं। बकरियों की घंटियां बज रही थीं, दूध वालों की आवाजें गूंज रही थीं। दूध ले लो, ताजा दूध। मिट्टी की सड़कों पर बैलगाड़ियां चल रही थीं और धूल के साथ हवा में एक अलग ही सुगंध घुली थी, गीली मिट्टी, गोबर और ताजा रोटी की खुशबू। मोहन नंगे पैर दौड़ता हुआ आंगन से बाहर निकला। उसके पीछे पीछे रीना भी आ रही थी, लेकिन किताब अपने साथ लिए। मोहन, धीरे भाग, पांव में कांटा चुभ जाएगा। रीना ने उसे रोकने की कोशिश की। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुझे डर लगता है, मुझे नहीं। मैं तो पूरा गांव दौड़कर दिखाऊंगा। उनके पीछे पीछे नानी सरस्वती देवी ने आवाज लगाई, अरे जरा संभल के जाओ, गली में बैल घूम रहे हैं। गली के मोड़ पर पहले ही कई बच्चे खेल रहे थे। किसी के हाथ में मिट्टी की गेंद थी, कोई कंचे खेल रहा था और कुछ लड़कियां आंगन के बाहर पिट्ठू खेल रही थीं। मोहन उनके बीच कूद पड़ा। चलो अब क्रिकेट खेलते हैं। उसने लकड़ी का डंडा उठाया। गांव का लड़का राजू बोला, लेकिन गेंद कहां है? मोहन ने जेब से पुरानी रबर की गेंद निकाली। लो, ये रही, और रीना, तू अंपायर बनेगी। रीना ने मुस्कुराते हुए किताब बंद की और एक किनारे खड़ी हो गई। उसका मन तो पढ़ाई में लगा रहता था, लेकिन भाई की शरारतें उसे खींच ही लेती थीं। क्रिकेट का खेल शुरू हुआ। धूल उड़ती रही, बच्चों की हंसी गूंजती रही। जब मोहन ने बल्ले से गेंद मारकर उसे पड़ोसी के आंगन में पहुंचा दिया, तो सब बच्चे तालियां बजाने लगे। पड़ोस की बुजुर्ग औरत श्यामा काकी बाहर आ गईं। उन्होंने झिड़कते हुए कहा, अरे मोहन, ये कैसा खेल है? मेरी मटकी फूट गई तो? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, काकी, अगली बार गेंद सीधी छत पर ही मारूंगा, मटकी पर नहीं। बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए। उधर रीना गली के किनारे खड़ी होकर आसपास के घरों को देख रही थी। मिट्टी के बने छोटे छोटे घर, जिनके दरवाजे पर तुलसी चौरे और रंग बिरंगी चौखटें सजी थीं। उसे लगा जैसे किताबों की दुनिया और इस गली की दुनिया कितनी अलग है, फिर भी दोनों जरूरी हैं। कुछ ही देर में सुनीता भी गली तक आ गईं। उनके हाथ में लोहे की बाल्टी थी। चलो कुएं से पानी भर लाते हैं। रीना उनकी ओर बढ़ गई। मां, मैं भी साथ चलती हूं। गली के आखिर में गांव का बड़ा कुआं था। वहां औरतें पानी भरते हुए हंसी मजाक कर रही थीं। सुनीता ने बाल्टी नीचे डाली और रस्सी खींचते हुए कहा, रीना, देखो कैसे पानी ऊपर खींचते हैं। रीना ने हैरत से देखा। उसने पहली बार इतने बड़े कुएं से पानी भरना सीखा। आसपास की औरतें हंसकर बोलीं, अरे, शहर की लड़की आज गांव की औरत बन गई। रीना शर्मा गई, लेकिन मन ही मन उसे गर्व हुआ। उधर मोहन अब भी खेल में मग्न था। राघव खेत से लौटते हुए उसे देखकर बोले, मोहन, दिन भर खेलना ही है या कभी खेत भी चलोगे? मोहन ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, चाचा, मैं खेत भी चलूंगा और क्रिकेट भी खेलूंगा। दोनों में शेर हूं मैं। राघव हंस पड़े और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। गली के सभी लोग यह नजारा देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम होते होते जब सब वापस नानी के आंगन लौटे, तो उनके पैरों में धूल लगी थी। चेहरे लाल थे, लेकिन आंखों में चमक थी। नानी ने हंसते हुए कहा, देखा, यही तो असली छुट्टियां हैं, गली की मिट्टी, खेल और हंसी। मोहन ने जोर से कहा, हां नानी, यही असली क्रिकेट का मैदान है। रीना ने धीरे से जोड़ा, और यही गली हमारी असली किताब है। आंगन फिर हंसी से भर गया। गांव का सूरज उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज था। आंगन में नीम की छांव के नीचे रीना अपनी किताब खोलकर बैठी थी। पास ही मोहन मिट्टी में गड्ढा खोदकर उसमें कंचे डाल रहा था। मोहन, जरा धीरे खेलो, मेरी किताब में मिट्टी जा रही है, रीना ने गुस्से से कहा। मोहन ने सिर उठाकर शरारती अंदाज में जवाब दिया,
तेरी किताब भी क्या खेत की फसल है जो मिट्टी लगने से खराब हो जाएगी? और वैसे भी छुट्टियों में किताब पढ़ने से कोई मजा नहीं आता। रीना ने किताब बंद की और खड़ी होकर बोली, हाँ, तुझे पढ़ाई से मजा नहीं आता, इसलिए तो हमेशा शरारत करता रहता है। देख लेना, बड़ा होकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मोहन का चेहरा लाल हो गया। तो क्या तू बहुत बड़ी अफसर बनेगी? और अगर बन भी गई तो क्या तू गांव छोड़ देगी? लेकिन मैं तो यही रहूंगा। नानी का आंगन और खेत मेरे साथ होंगे। दोनों भाई बहन के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि नानी सरस्वती देवी को बीच में आना पड़ा। अरे, ये क्या हो रहा है? छुट्टियों में झगड़ना अच्छा लगता है क्या? रीना की आंखों में आंसू आ गए। वह आंगन से बाहर भागी और तुलसी चौरे के पास बैठकर चुपचाप जमीन को रेदने लगी। मोहन गुस्से में वहीं मिट्टी पर बैठा रहा। तभी सुनीता रसोई से बाहर आईं। उन्होंने दोनों को देखा और सिर हिलाते हुए बोलीं, इतना छोटा सा झगड़ा और दोनों का चेहरा देखो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। राघव भी खेत से लौटे। उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ छोटे किसान, क्यों रूठा है? मोहन ने धीमे स्वर में कहा, रीना हमेशा मुझे डांटती रहती है, कहती है मैं कुछ नहीं करूंगा। राघव मुस्कुराए, अरे डांट तो प्यार में होती है। रीना तेरी बड़ी बहन है, उसे तेरी चिंता रहती है, और तू भी बिना सोचे बोल देता है। नानी धीरे धीरे चलकर रीना के पास पहुंची। उन्होंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटिया, तू पढ़ाई में अच्छी है, लेकिन भाई की शरारतें भी जरूरी हैं। आंगन तभी खिलता है जब उसमें हंसी और खेल दोनों हों। रीना ने नानी की गोद में चेहरा छुपा लिया। नानी, मैंने ज्यादा बोल दिया। नानी ने उसका हाथ पकड़ा और मोहन की ओर ले आई। चलो, अब एक दूसरे से माफी मांगो। देखो, ये आंगन तभी पवित्र रहेगा जब इसमें प्यार रहेगा। मोहन ने पहले तो मुंह बनाया, फिर धीरे से बोला, ठीक है रीना, मुझे माफ कर दे। रीना भी मुस्कुराई और बोली, मैं भी माफी चाहती हूं मोहन। दोनों ने हाथ मिलाया। नानी ने ताली बजाकर कहा, बस यही है मेरा असली खजाना। भाई बहन का झगड़ा तो गुड़ में नमक की तरह है। थोड़ा सा हो तो स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा हो तो मिठास खत्म हो जाती है। सब हंस पड़े। सुनीता ने पकौड़ों की थाली लाकर रख दी। लो, अब सुलह भी हो गई और नाश्ता भी तैयार है। मोहन ने हंसते हुए पहला पकौड़ा रीना की थाली में रखा। ये तेरे लिए, लेकिन अगली बार तू मेरे ट्रैक्टर वाले खेल में अंपायर जरूर बनेगी। रीना खिलखिलाकर हंसी। झगड़े की कड़वाहट मिट चुकी थी। आंगन में फिर से वही हंसी लौट आई थी जिसके लिए गर्मियों की छुट्टियां मशहूर थीं। सुबह होते ही पूरे घर में एक अलग ही हलचल थी। सुनीता ने आंगन में चूल्हा सुलगाया। सूखी लकड़ियां चटकने लगीं और हवा में धुएं की हल्की गंध फैल गई। नानी सरस्वती देवी पास ही बैठी थीं, मसाले पीस रही थीं। पीतल की ओखली में जब उनकी सिलबट्टे की खटखट गूंजती तो मानो पूरे घर में त्योहार जैसा माहौल बन जाता। मोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी नाक सुगंध सूंघते ही फड़कने लगी। नानी, क्या बना रही हो? इतनी अच्छी खुशबू तो मेले में भी नहीं आती। नानी ने उसकी नाक पकड़ते हुए हंसकर कहा, अरे शैतान, अभी तो बस मसाले पीस रही हूं। जरा धैर्य रखो, फिर देखना, पराठे, पूरी और जलेबी सब बनेगी। रीना भी किताब छोड़कर रसोई की ओर खींच आई। उसने मां सुनीता को आटा बेलते हुए देखा। मां, मैं भी बेल दूं? सुनीता ने मुस्कुराते हुए उसे बेलन थमा दिया। हां, क्यों नहीं, सीख ले बिटिया, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी जरूरी है। रीना ने पूरी कोशिश की, मगर रोटी गोल बनने के बजाय अजीब सी आकृति बन गई। मोहन ने तुरंत हंसते हुए कहा, वाह रीना, ये तो नक्शे जैसी रोटी बनी है। इसे खाकर मैं भूगोल पढ़ लूंगा। सब जोर से हंस पड़े। रीना ने भी खिलखिलाकर बेलन नीचे रख दिया। उधर राघव खेत से लौटे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने आंगन में आते ही कहा, वाह,
आज तो घर से ही पकवानों की खुशबू पूरे खेत तक आ रही थी। नानी ने तवे पर पराठा सेंकते हुए गर्व से कहा, बेटा, छुट्टियों में बच्चों को वही स्वाद चखाना चाहिए जो हमने अपने बचपन में खाया था। मिट्टी की महक और घी की खुशबू, यही असली ताकत है। मोहन इंतजार न कर सका। जैसे ही पहली प्लेट आई, उसने तुरंत पराठा उठाकर दही में डुबो लिया। नानी, ये तो कमाल का स्वाद है, शहर में ऐसा कभी नहीं मिलता। रीना ने भी धीरे धीरे खाया और सहमति में सिर हिलाया। हाँ नानी, आपके हाथ का स्वाद सचमुच अलग है। इसमें सिर्फ मसाला नहीं, प्यार भी है। नानी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, यही तो मेरा सुख है। जब तुम सब साथ बैठकर खाते हो तो मेरा आंगन तृप्त हो जाता है। खाने के बाद बच्चों ने आंगन में ही आम की टोकरी मंगाई। रस भरे आम सबके हाथों में चिपक गए। मोहन ने तो पूरा गाल आम के गूदे से रंग लिया। सुनीता ने हंसते हुए तौलिया पकड़ाया। देख मोहन, तेरे खाने का अंदाज भी अलग है, तू पूरा पेड़ ही खा जाएगा। रीना ने आम के बीज को साफ करते हुए कहा, और फिर कहेगा, देखो मैंने खेती कर ली। सब फिर से ठाकों में डूब गए। दोपहर की तेज धूप के बावजूद आंगन में बिछी चारपाई पर सबका मन भरा हुआ था। बच्चों के लिए छुट्टियों का असली सुख अब समझ में आ रहा था। नानी की रसोई, मां का साथ और पूरे परिवार का मिलकर हंसी ठिठोली करना। उस दिन पकवानों की खुशबू ने जैसे घर को एक उत्सव में बदल दिया। गांव में सुबह सुबह ढोलक की थाप सुनाई दी। मोहन उत्साहित होकर आंगन में भागा और बोला, नानी, लगता है गांव में त्योहार आने वाला है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं। नानी सरस्वती देवी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हां बेटा, सावन का झूला और नाग पंचमी दोनों आने वाले हैं। यही तो असली रौनक होती है गांव की। रीना तुरंत सजावट की ओर खींच गई। नानी, क्या हम आंगन को सजा सकते हैं? मैं रंगोली बनाऊंगी। सुनीता ने टोकरी से फूलों की पंखुड़ियां निकाली और कहा, हां क्यों नहीं, मैंने गेंदा और गुलाब रखे हैं। मोहन, तू आम की डालियां तोड़ ला, हम उनसे तोरण बनाएंगे। मोहन सीढ़ी उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की डालियों के बीच से उसकी हंसी गूंजी। देखो, मैं आंगन का सबसे बड़ा कलाकार हूं, तोरण भी मैं लगाऊंगा। नीचे खड़े राघव ने चेतावनी दी, सावधान रहना, गिर मत जाना। त्योहार से पहले ही अस्पताल की सैर न करनी पड़े। सब हंस पड़े। मोहन डालियां लेकर नीचे उतरा और सुनीता के साथ मिलकर आंगन के दरवाजे पर सुंदर तोरण बांधा। उधर रीना ने जमीन पर रंग बिरंगे पाउडर से रंगोली बनाना शुरू किया। पहले गोल घेरा, फिर कमल का फूल और चारों ओर बिंदियां। नानी ने देखा तो गर्व से बोली, वाह बिटिया, तेरे हाथ में तो जादू है। ये आंगन अब सच में त्योहार का मंदिर लग रहा है। मोहन तुरंत बीच में कूद पड़ा। रुको, रंगोली अधूरी है, इसमें मेरा भी योगदान होना चाहिए। उसने रंगोली पर अपनी उंगलियों से मोहन लिख दिया। रीना ने गुस्से में कहा, अरे तूने सब बिगाड़ दिया। नानी बीच में आ गई। अरे बिगड़ा कहां है, अब ये रंगोली और खास हो गई। इसमें भाई बहन दोनों का नाम जुड़ गया। रीना मुस्कुराई और बोली, ठीक है नानी, लेकिन अगली बार वो अंपायर बनेगा, कलाकार नहीं। शाम होते होते पूरा आंगन दीपकों की रोशनी से चमक उठा। चारों ओर छोटे छोटे दिए जलाए गए। सुनीता ने तुलसी चौरे के पास भी दीप रखा। राघव ने खड़े होकर सबको देखा और बोले, ये आंगन अब किसी मेले से कम नहीं लग रहा। सच कहूं तो शहर में इतनी आत्मा नहीं होती जितनी यहां की सादगी में है। बच्चे झूला लगाने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। रस्सी का झूला झूलते झूलते मोहन की हंसी गूंजती रही और रीना धीरे धीरे झूलते हुए आसमान की ओर देखती रही। नानी ने आंगन में सबको पुकारा, चलो अब प्रसाद बांटते हैं। आज की रात आंगन की सबसे सुंदर रात है। दियों की रोशनी, फूलों की महक और बच्चों की हंसी ने उस शाम को सच में त्योहार बना दिया। आंगन जैसे जीवंत हो उठा था, जहां हर कोना
यादों से जगमगा रहा था। शाम ढलते ही नानी का आंगन चहल पहल से भरने लगा। दीपकों की कतारें जगमगा उठीं तो जैसे गांव के हर घर से लोग खिंचे चले आए। छोटे बच्चे ताली बजाते दौड़ते हुए आए और औरतें थालियों में फूल और मिठाई लेकर पहुंची। मोहन सबसे आगे खड़ा होकर मेहमानों का स्वागत कर रहा था। आइए आइए, ये आंगन आज पूरा गांव का है। रीना ने तुलसी चौरे के पास सजी हुई रंगोली पर ध्यान देते हुए बच्चों को समझाया। यहां पैर मत रखना, ये हमारी सजावट है। गांव की कमला काकी बोली। अरे वाह रीना बिटिया, तेरी बनाई रंगोली तो किसी मेले से कम नहीं है। रीना शर्माते हुए मुस्कुरा गई। उधर सुनीता ने आंगन के बीचों बीच बड़ी चौकी सजाई। उस पर पीतल का दीपक रखा और चारों ओर गेंदा और आम की डालियों का घेरा बना दिया। लो भाई, अब पूजा शुरू होती है, उन्होंने कहा। राघव ने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर आगे बिठाया। नानी ने मंत्र गुनगुनाते हुए दीप प्रज्वलित किया। उनके चेहरे पर शांति और गरिमा की छवि थी। पूरा आंगन मंत्रों की गूंज और दीपकों की चमक से भर गया। मोहन धीरे से रीना के कान में फुसफुसाया। देखा, नानी के बिना यह त्योहार अधूरा होता। लगता है पूरा गांव उनकी वजह से ही खुश है। रीना ने सिर हिलाकर सहमति जताई। पूजा के बाद आंगन में नाच गाने की शुरुआत हुई। गांव के नौजवान ढोलक और मंजीरे लेकर आए। ताल की गूंज से बच्चे तालियां बजाने लगे। मोहन ढोलक की थाप पर उछल उछल कर नाचने लगा। देखो, मैं आंगन का नृत्य सम्राट हूं। उसकी हरकतों पर सब जोर जोर से हंस पड़े। रीना ने भी झिझक छोड़कर लोकगीत गाना शुरू किया। उसकी मीठी आवाज ने पूरे माहौल को मोहक बना दिया। औरतें भी साथ में गुनगुनाने लगीं। सुनीता ने सबके बीच गर्मा गर्म पकवान बांटे। पकौड़े, पूरी और खीर की खुशबू से पूरा आंगन महक उठा। कमला काकी ने खीर चखते ही कहा, अरे सुनीता बहू, तेरे हाथ में तो लक्ष्मी का वास है। ऐसा स्वाद मैंने कहीं नहीं खाया। राघव ने हंसते हुए कहा, बस अब तो पूरा गांव यही खाना खाएगा। बच्चे खेलों में लग गए। कहीं पिट्टू, कहीं रस्साकशी, तो कहीं आंख में चौली। हंसी ठिठोली से आंगन जीवंत हो उठा। रात गहराने लगी। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। दीपकों की रोशनी और तारों की चमक मिलकर जैसे आंगन को किसी स्वर्गिक आभा से भर रही थी। नानी ने सबको देखते हुए कहा, याद रखना, यह आंगन सिर्फ मेरा नहीं है, यह पूरे गांव का है। यहां जो प्रेम और अपनापन है, वही हमें जोड़कर रखता है। गांव के बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। बच्चों की हंसी और गीतों की गूंज देर रात तक आंगन में गूंजती रही। उस रात नानी का आंगन सचमुच गांव का मेला बन गया था। त्योहार की हलचल के बाद अगली सुबह आंगन में हल्की सी थकान और मिठास दोनों बसी हुई थी। रात के जलाए दीपकों की कालिख अब मिट्टी में घुल चुकी थी। हवा में अभी भी पकवानों की खुशबू टिकी थी। मोहन सबसे पहले जागा। वह दौड़कर बरगद के पेड़ के नीचे गया और रस्सी वाले झूले पर बैठ गया। झूलते झूलते उसने ऊंची आवाज में पुकारा, रीना, तू अभी तक सो रही है क्या? देख, सूरज तो कब का निकल आया। रीना नींद भरी आंखें मलते हुए आंगन में आई। मोहन, तू तो मुर्गे से भी पहले उठ जाता है। छुट्टियों में कोई इतनी जल्दी उठता है क्या? मोहन ने शरारती मुस्कान दी। हां, क्योंकि मुझे झूले पर सबसे पहले हक चाहिए। इतना कहते ही रीना ने झूले की रस्सी खींच ली। दोनों के बीच हंसी ठिठोली का दौर शुरू हो गया। इसी बीच सुनीता रसोई से बाहर आईं। उनके हाथ में गरम गरम दूध के गिलास थे। चलो पहले दूध पियो, फिर जितनी मर्जी झगड़ लेना। रीना और मोहन दोनों ने अनमने ढंग से गिलास थामे, मगर दूध की मिठास ने उनके चेहरे खिलाए दिए। तभी आंगन में नानी सरस्वती देवी आ गईं। उनके हाथ में पंखा और बगल में कपड़े की थैली थी। आज की सुबह खास है, आओ बच्चों, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूं। मोहन तुरंत उनके पास आ बैठा। नानी, वो वाली कहानी सुनाओ जिसमें शेर और चतुर खरगोश होता है। रीना ने बीच में टोका।
नहीं नानी, मुझे वो सुननी है जिसमें राजकुमारी और जादुई पक्षी होते हैं। नानी हंसी और बोली, अरे वाह, दोनों की अपनी अपनी पसंद है, तो क्यों ना आज मैं अपने बचपन की कहानी सुनाऊं। असली कहानी जिसमें न शेर होगा न जादू, लेकिन जीवन का सच जरूर होगा। बच्चे चौंक गए। सच की कहानी? रीना ने उत्सुकता से पूछा। नानी ने गहरी सांस लेकर शुरुआत की। जब मैं छोटी थी तब हमारे गांव में न बिजली थी न पक्की सड़क। हम चांदनी रातों में खेलते थे और मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाते थे। तब रिश्ते और भी मजबूत होते थे, क्योंकि हम सब एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। मोहन की आंखें चमक उठीं। तो नानी, आप भी ऐसे ही आंगन में खेला करती थीं? नानी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ बेटा, यही आंगन मेरी भी दुनिया था। यही पेड़, यही हवा, यही मिट्टी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब तुम्हारे जैसे बच्चे और भी ज्यादा होते थे और हंसी ठिठोली कभी खत्म नहीं होती थी। रीना ने धीरे से कहा, नानी, क्या आपको उन दिनों की याद आती है? नानी की आंखें गीली हो गईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। याद तो आती है बेटिया, लेकिन असली सुख ये है कि मेरी अगली पीढ़ी यानी तुम सब अब इस आंगन को फिर से हंसी से भर रहे हो। सुनीता और राघव पास ही खड़े थे। उन्होंने बच्चों को नानी की गोद में सिमटते देखा तो उनकी आंखें भी भीग गईं। सुबह की वह घड़ी कहानियों, हंसी और अपनापन से भर गई। आंगन फिर से यादों और भविष्य का पुल बन गया था। नानी की कहानियों ने जैसे मोहन और रीना के भीतर एक चिंगारी जला दी। सुबह का दूध खत्म करते ही मोहन ने हाथ ताली बजाकर कहा, बस अब मैं तय कर चुका हूं। आज आंगन में हम बच्चों का खेल कार्यक्रम होगा, जैसे नानी के जमाने में होता था। रीना ने उत्साहित होकर पूछा, कार्यक्रम? लेकिन कैसा? मोहन ने तुरंत जवाब दिया, अरे एकदम असली वाला। हम नाटक करेंगे, गाना गाएंगे और खेल भी रखेंगे। पूरा गांव आएगा। रीना ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, पूरा गांव? पहले आंगन के बच्चों को तो संभाल ले। नाटक करना कोई आसान काम है क्या? मोहन ने हंसते हुए कहा, नाटक ही तो आसान है। जो रोज मैं करता हूं, शरारतें, झूठी बहसें, वही तो नाटक है। नानी बीच में बोली, बिल्कुल सही। जब बच्चे नाटक करते हैं तो आंगन मंदिर जैसा पवित्र बन जाता है। यही तो असली त्योहार है। सुनीता ने अपनी थाली धोते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कपड़े और सजावट में मदद कर दूंगी, लेकिन अभ्यास तुम लोगों को खुद करना होगा। राघव ने मजाकिया अंदाज में कहा, और हां, मंच पर सबसे पहले मेरा नाम लिया जाएगा। विशेष सहयोग, खेत वाले चाचा राघव। सब हंस पड़े। रीना ने कागज और पेंसिल लेकर तुरंत बच्चों के रोल बांटे। मैं राजकुमारी बनूंगी। मोहन, तू सैनिक बनेगा। मोहन चौंका। सैनिक और राजकुमारी तू? ये तो नाइंसाफी है। रीना ने गर्व से कहा, क्योंकि सैनिक को मेहनत करनी पड़ती है और राजकुमारी बस आदेश देती है, समझे? मोहन ने सिर खुजाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन फिर मैं विद्रोही सैनिक बनूंगा। नानी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अरे, अभी से विद्रोह? चलो, यही तो असली मजा है। दोपहर तक बच्चों ने आंगन को छोटे से मंच में बदल दिया। आम की डालियों से पर्दा बनाया गया और गेरुए कपड़े को झंडे की तरह ऊपर बांध दिया। सुनीता ने पुराने कपड़ों से मोहन के लिए नकली तलवार बनाई। रीना के लिए लाल दुपट्टा और फूलों का मुकुट तैयार किया। शाम को गांव के बच्चे, औरतें और बुजुर्ग फिर से नानी के आंगन में इकट्ठा हुए। दीपक जलाए गए और मंच पर बच्चों ने अपना छोटा सा नाटक शुरू किया। रीना ने राजकुमारी बनकर गंभीर आवाज में कहा, सैनिक, हमारे राज्य को बचाना तुम्हारा काम है। मोहन ने तलवार लहराते हुए जवाब दिया, राजकुमारी जी, मैं आपका वफादार हूं, लेकिन अगर आदेश गलत हुआ तो विद्रोह भी कर सकता हूं। यह सुनते ही पूरा आंगन ठहाकों से गूंज उठा। बच्चे और बड़े सब हंसते हंसते लौट गए। फिर बच्चों ने गीत गाए, पहेलियां पूछीं
और अंत में रस्साकशी का खेल भी रखा। नाटक के बाद नानी ने सबको प्रसाद बांटा और बोली, देखा, यही है असली जीवन। जब बच्चे खेलते हैं और अपनी कल्पना को साकार करते हैं तो आंगन मंदिर से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। राघव ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने तो आज पूरे गांव को हंसा दिया। यही है असली जीत। उस रात मोहन और रीना थके थके मगर खुश चेहरे लिए सो गए और नानी की आंखों में संतोष था। उनका आंगन फिर से जीवंत हो रहा था। कार्यक्रम की सफलता के बाद अगली सुबह आंगन में अभी भी चर्चा गूंज रही थी। बच्चे जब तब हंसकर नाटक की पंक्तियां दोहराते और बड़े लोग उस याद को संजोए बैठे थे। मोहन फिर से तलवार उठाकर बोला, राजकुमारी जी, आदेश दीजिए, सैनिक तैयार है। रीना हंसते हंसते बोली, अब तो आदेश है, झाड़ू उठाओ और आंगन साफ करो। सब जोर से हंस पड़े। इसी बीच गांव के बुजुर्ग हरिनारायण काका और गोवर्धन दादा आंगन में आ पहुंचे। दोनों ने बच्चों के नाटक की खूब तारीफ की। हरिनारायण काका बोले, बचपन में हम भी ऐसे ही नाटक करते थे, लेकिन तब तो न पर्दा होता था न सजावट, बस खेत की मेड़ ही हमारा मंच होती थी। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, काका, आप लोग कौन से खेल खेलते थे? गोवर्धन दादा ने अपनी छड़ी टेकते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, हम तो दिन रात कबड्डी, गिल्ली डंडा और पिट्टू ही खेलते रहते थे। कभी कभी बरसात में मिट्टी में फिसलकर पूरा गांव हंसी से गूंज उठता था। रीना ने आश्चर्य से कहा, लेकिन तब तो ना टीवी था ना मोबाइल, फिर बोरियत नहीं होती थी क्या? हरिनारायण काका ठहाका मारकर हंसे, अरे बिटिया, बोरियत कहां, हमारे पास तो कहानियां थीं, गीत थे और सबसे बड़ी बात, हम सबका साथ था। यही तो असली खेल है। नानी ने बच्चों की ओर देखते हुए कहा, याद रखो, खेल और कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, वे हमें जोड़ते हैं, सिखाते हैं और जीवन को हल्का बनाते हैं। मोहन ने तुरंत उत्साह से कहा, तो चलो आज हम भी गिल्ली डंडा खेलेंगे। काका, आप हमें सिखाओ। बुजुर्गों की आंखों में चमक आ गई। गोवर्धन दादा ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और जमीन पर गिल्ली बनाकर दिखाया। देखो बच्चों, ऐसे गिल्ली को उठाकर दूर मारते हैं और फिर पकड़ने वाला दौड़ता है। मोहन ने कोशिश की, लेकिन गिल्ली ठीक से उछली ही नहीं। रीना हंसकर बोली, तू सैनिक तो अच्छा बन सकता है, खिलाड़ी नहीं। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। खेलते खेलते जब सब थक गए तो आंगन में नीम की छांव तले सब बैठ गए। हरिनारायण काका ने धीरे धीरे अपनी आवाज में एक लोकगीत गुनगुनाना शुरू किया। सुनीता ने भी ताली बजाकर लय पकड़ी और पूरा आंगन फिर से संगीत से भर उठा। राघव ने बच्चों से कहा, देखो, यही बुजुर्गों की असली दौलत है, उनकी कहानियां और उनके खेल, इन्हें भूलना मत। मोहन ने गंभीर होकर सिर हिलाया। हां चाचा, अब हमें सिर्फ टीवी और मोबाइल की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, असली मजा तो यही है। रीना ने धीरे से नानी का हाथ पकड़ा और बोली, नानी, आज मैंने समझा कि आंगन सिर्फ जगह नहीं है, ये यादों का खजाना है। नानी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही बिटिया, और जब तक तुम सब यहां हो, ये खजाना कभी खाली नहीं होगा। उस शाम बच्चों और बुजुर्गों के बीच की दूरी मिट चुकी थी। आंगन हंसी, खेल और यादों से एक बार फिर जीवंत हो उठा। सुबह की सुनहरी धूप जब नानी के आंगन में फैली तो बच्चों का उत्साह जैसे छलक पड़ा। पिछली रात हरिनारायण काका और दादा की कहानियां और खेलों ने बच्चों के मन में जिज्ञासा जगा दी थी। मोहन सबसे पहले दौड़कर आया और बोला, आज हम गांव की खोज करेंगे। काका ने कितने खेल बताए थे, अब हमें वो जगह देखनी है जहां वो खेला करते थे। रीना ने हंसकर जवाब दिया, हां, लेकिन बिना किसी बड़े के साथ गए नानी हमें जाने नहीं देंगी। सुनीता ने चुपचाप एक योजना सुझाई, तो चलो हम राघव चाचा को साथ ले चलते हैं, वो हमें घुमा देंगे। बात सुनकर राघव ने हंसते हुए कहा,
अरे वाह, तुम लोग तो पूरा अभियान शुरू करना चाहते हो। ठीक है, मैं साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, जहां जहां जाओगे वहां की कहानी सुननी पड़ेगी। सब बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। सबसे पहले टोली गांव के पुराने कुएं के पास पहुंची। कुएं के किनारे काई जमी थी और उसके पास रखी रस्सी पर पुरानी बाल्टी लटकी थी। हरिनारायण काका वहीं मिल गए। उन्होंने बताया, यही वो कुआं है जहां से हम सब पानी भरते थे। गर्मियों में यही जगह ठंडी रहती थी और इसी कुएं के पास हम कबड्डी खेला करते थे। मोहन ने झांक कर कुएं में देखा। पानी की परछाई में आसमान झलक रहा था। वाह, ये तो सच में जैसे कोई आईना हो, रीना ने धीरे से कहा। नानी कहती थीं, इस कुएं के पानी से बना खाना सबसे स्वादिष्ट होता था। फिर सब बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। उसकी लंबी लंबी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं। वहां पहले से ही दादा बैठे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों, यही हमारी अदालत थी। यहां हम झगड़े निपटाते, कहानियां सुनते और कभी कभी सो जाते। सुनीता ने पेड़ की जड़ों को पकड़कर झूला बनाने की कोशिश की। ये तो बहुत मजेदार है। गोवर्धन दादा ने सिर हिलाया। यही बरगद हमें सिखाता है कि जड़ें जितनी गहरी होंगी, जीवन उतना मजबूत होगा। रीना ने दादा की बात सुनकर मन ही मन सोचा, सच है, हमारी जड़ें भी तो नानी का आंगन है। इसके बाद सब खेतों की पगडंडी पर चल पड़े। धूप सुनहरी थी, हवा में पके धान की खुशबू घुली थी। मोहन दौड़ता हुआ आगे निकल गया। देखो, यहां तो पिट्टू खेलने की कितनी अच्छी जगह है, राघव ने हंसते हुए कहा। हां, और खेत की मेड़ों पर ही तो हम नाटक किया करते थे। मंच की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सुनीता ने अपने दुपट्टे को उड़ाकर झंडा बना लिया और बोली, तो अब से ये हमारी खोज टोली का झंडा हुआ। सब हंस पड़े। जब सब वापस लौटे तो नानी सरस्वती देवी ने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। देखा बच्चों, आंगन सिर्फ दीवारों से नहीं, यादों से बनता है, और गांव तो पूरे जीवन की किताब है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। मोहन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ नानी, आज हमने समझा कि हर कोना कहानी है। कुआं, बरगद, खेत, सब बोलते हैं। रीना ने धीरे से जोड़ दिया, और ये सब हमें जोड़ते हैं। नानी ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, यही खोज तुम्हें असली धन देती रहेगी। उस शाम आंगन में सब बच्चे और बुजुर्ग मिलकर बैठे। खोज की थकान थी, पर दिलों में उत्साह दोगुना। लग रहा था जैसे गांव खुद उन्हें गले लगा रहा हो। गांव की खोज से लौटे बच्चों के चेहरे अभी भी चमक रहे थे। नानी के आंगन में सब इकट्ठा थे। हवा में हल्की ठंडक थी और नीम की पत्तियां सरसराकर जैसे बच्चों की योजनाओं को सुन रही थीं। मोहन अचानक खड़ा हो गया और बोला, हमने कल पुराने खेल देखे, लेकिन क्यों न हम सब मिलकर एक नया खेल बनाएं। ऐसा खेल जिसमें सब शामिल हो सकें, बड़े भी और छोटे भी। रीना ने आंखें गोल की। नया खेल? वो भी इतना बड़ा कि सबको मजा आए? ये तो मुश्किल काम है, सुनीता ने मुस्कुराकर कहा। मुश्किल तभी होगा अगर हम सब अलग अलग सोचेंगे। अगर सब मिलकर बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। राघव ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, ये एक चुनौती है। चलो बताओ क्या नियम होंगे। मोहन ने जोश में कहा, इस खेल का नाम होगा आंगन का खजाना। इसमें हमें सुराग ढूंढकर छिपी हुई चीजें खोजनी होंगी। रीना ने तुरंत ताली बजाई। वाह, मतलब ये खेल थोड़ा खजाने की खोज जैसा होगा, सुनीता ने जोड़ दिया। और हर सुराग किसी कहानी से जुड़ा होगा, जैसे बरगद पेड़ का सुराग, कुएं का सुराग या नानी की पुरानी अलमारी का सुराग। राघव ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो पूरा खेल बना रहे हो, लेकिन खजाना क्या होगा? मोहन ने शरारत भरी मुस्कान से कहा, खजाना होगा नानी के आंगन का सबसे बड़ा आम। जो जीतेगा वही खाएगा। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। पहला सुराग राघव ने दिया। मैं खड़ा हूं बरगद तले, मेरी जटाएं जमीन को छूती। जो यहां तक पहुंचेगा अगला सुराग पाएगा।
सब बच्चे भागते हुए बरगद के पेड़ तक पहुंचे। वहां गोवर्धन दादा पहले से बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर दूसरा सुराग दिया। जिसने गांव का पानी पिया वही असली गांव वाला कहलाया। अगला सुराग वहीं मिलेगा। सब दौड़ते भागते कुएं की ओर पहुंचे। वहां हरिनारायण काका खड़े थे। उन्होंने तीसरा सुराग सुनाया। आंगन की रानी कौन, जिसके हाथ से बनी खीर सबको भांति है। सब बच्चे जोर से बोले, नानी नानी, और सब वापस आंगन में आ गए। नानी पहले से तैयार थीं। उनके हाथ में टोकरी थी जिसमें सिर्फ एक आम नहीं बल्कि ढेर सारे आम रखे थे। उन्होंने सब बच्चों की तरफ देखकर कहा, अरे ना समझो, खजाना बांटने से बढ़ता है। ये लो, सब साथ मिलकर खाओ। मोहन ने थोड़ा नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन मैंने तो सोचा था सिर्फ विजेता को मिलेगा। नानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। सच में सबसे बड़ा विजेता वही है जो सबको साथ रखे। आंगन की असली ताकत यही है। रीना ने आम का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, सच, ये खेल सिर्फ खेल नहीं था, ये तो हमें और पास ले आया। आम बांटने और हंसी खुशी के बीच गुजरी शाम के बाद भी बच्चों की बनाई आंगन का खजाना, खेल की गूंज पूरे आंगन में बनी रही। अगली सुबह जब मोहन, रीना और सुनीता आंगन में खेल की बातें दोहरा रहे थे तो पड़ोस की चाची आ गईं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों, कल रात तुम्हारी हंसी दूर तक सुनाई दे रही थी। ऐसा क्या कर रहे थे? रीना ने तुरंत गर्व से जवाब दिया, हमने नया खेल बनाया था चाची, आंगन का खजाना। उसमें सुराग ढूंढकर खजाना पाना होता है। चाची ने मजाक में कहा, अरे वाह, तो हमें क्यों नहीं बुलाया? खजाने में हमारा हिस्सा नहीं? बात पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी ही देर में बच्चे और औरतें इकट्ठा हो गए। हर कोई उत्सुक था। ये नया खेल क्या है? हरिनारायण काका और दादा ने लोगों को समझाया कि कैसे बच्चों ने बरगद, कुआं और नानी के इर्द गिर्द सुरागों वाला खेल रचा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बचपन के खेल तो बहुत खेले, पर यह तो नया है, हमें भी आजमाना चाहिए। राघव ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर सबको खेलना है तो आज शाम को आंगन बड़ा बना देंगे। इसमें छोटे बड़े सब हिस्सा लेंगे। बच्चों ने मिलकर सुराग लिखे। मोहन ने खेतों से जुड़े सुराग बनाए। रीना ने नानी की अलमारी और बरगद से जुड़े सुराग तैयार किए। सुनीता ने कुएं और रसोई से जुड़े सुराग लिखे। नानी सब देख रही थीं। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, यह आंगन अब सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का हो गया है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पूरा गांव नानी के आंगन में जुट आया। छोटे बच्चे, औरतें, नौजवान और बुजुर्ग सब उत्सुक। पहला सुराग पढ़ा गया। दौड़ते भागते लोग कुएं तक पहुंचे। वहां हरिनारायण काका खड़े थे और उन्होंने दूसरा सुराग दिया। फिर बरगद के नीचे सबको अगला इशारा मिला। हंसी, दौड़ भाग, ठहाके, पूरा गांव जैसे बच्चे बन गया था। दादा भी छड़ी टेकते हुए सुराग ढूंढने में लगे थे। रीना हंसकर बोली, दादा, आप तो सबसे तेज निकले। दादा ने आंख दबाकर कहा, बेटी, खेल इंसान को जवान बना देता है। अंतिम सुराग नानी की रसोई की ओर ले गया। वहां टोकरी में आम, अमरूद और जलेबी रखी थी। नानी ने सबको देखकर कहा, यह खजाना तुम सबका है, क्योंकि आंगन तब तक जिंदा है जब तक उसमें सबकी हंसी गूंजती है। पूरा गांव एक साथ बैठकर फल खाने लगा। बच्चे बुजुर्गों से सटकर बैठ गए और उस रात आंगन में सिर्फ घर की नहीं, पूरे गांव की रौनक चमक रही थी। आंगन का खजाना खेल अब गांव की नई पहचान बन गया था। रोज शाम लोग नानी के आंगन में इकट्ठा होते। बच्चे हंसी खुशी दौड़ते, बुजुर्ग अपनी पुरानी यादें बांटते। लेकिन इस खुशी के बीच गांव की एक पुरानी कड़वाहट अब भी बाकी थी। गांव के दो परिवार, रामलाल चाचा और गोपीनाथ काका के बीच बरसों से झगड़ा चल रहा था। खेत की मेढ़ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तक रिश्तों को तोड़ चुका था। एक दूसरे से बोलना तो दूर,
एक दूसरे के घर की छाया तक पड़ना पसंद नहीं था। उस शाम जब खेल शुरू हुआ तो भीड़ में रामलाल चाचा और गोपीनाथ काका दोनों अपने अपने पोते पोतियों के साथ आ पहुंचे। बच्चों ने जिद की थी, हमें भी खेलना है। मोहन सुराग पढ़ रहा था, जिस जगह की छाप सबको जोड़ती है वहीं मिलेगा अगला इशारा। सब दौड़ते हुए बरगद के पेड़ तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचे तो देखा कि खजाना पाने के लिए दोनों बच्चों, रामलाल चाचा का पोता अरुण और गोपीनाथ काका की पोती मीना, एक ही सुराग की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। अरुण ने खींचकर कागज पकड़ा, लेकिन मीना भी जिद्दी थी। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। रामलाल चाचा और गोपीनाथ काका भी आगे बढ़ गए। माहौल अचानक भारी हो गया। इसी बीच नानी सरस्वती देवी धीरे धीरे आगे आईं। उनकी आवाज में सख्ती और ममता दोनों थीं। रुको, ये खेल है, लड़ाई नहीं। क्या तुम भूल गए कि बच्चे हमें क्या सिखा रहे हैं? सब लोग चुप हो गए। नानी ने अरुण और मीना के हाथों से सुराग लिया और दोनों के बीच बांट दिया। ये सुराग तुम दोनों का है। जीत अकेले की नहीं होती, साथ की होती है। अरुण ने झेंपते हुए मीना की तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है, चलो साथ में पढ़ते हैं। मीना मुस्कुराई और बोली, हां, खजाना तो दोनों को मिलेगा। भीड़ में ठहाके गूंज उठे, लेकिन इस बार सबसे बड़ा असर रामलाल चाचा और गोपीनाथ काका पर पड़ा। उन्होंने पहली बार बरसों बाद एक दूसरे की आंखों में देखा। रामलाल चाचा बोले, शायद हम बच्चों से भी कमजोर थे जो एक सुराग बांट नहीं पाए। गोपीनाथ काका ने सिर झुका लिया। सही कहते हो, हम दोनों ने गांव को बांटा, लेकिन बच्चों ने हमें जोड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। पूरा आंगन ताली और खुशी से गूंज उठा। उस रात का खेल सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत लेकर आया। पुरानी दुश्मनी मिट गई। रीना ने नानी के कान में फुसफुसाया, नानी, ये खेल सच में खजाना है। नानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां बिटिया, खजाना सिर्फ आम नहीं, दिलों की मिठास है। बरगद के नीचे मिट चुकी रंजिश की गूंज अभी भी गांव वालों के दिल में थी। अब जब रामलाल चाचा और गोपीनाथ काका साथ दिखने लगे तो पूरे गांव में नई ऊर्जा भर गई। उसी समय गांव में त्योहार का मौसम भी आ गया। हरियाली तीज। रीना ने सबसे पहले नानी से कहा, नानी, इस बार त्योहार आंगन में ही मनाएंगे। जैसे हमने खेल सबको साथ लाकर खेला, वैसे ही त्योहार भी सबको साथ लाएगा। नानी की आंखें चमक उठीं। ठीक कहा बिटिया, आंगन का असली सौंदर्य तभी है जब उसमें त्योहार की रौनक गूंजे। त्योहार से 2 दिन पहले ही आंगन रंगों से सजने लगा। सुनीता ने दीवारों पर रंगोली बनाई। मोहन ने दोस्तों के साथ मिलकर आंगन में झूला बांध दिया। रीना ने नानी की अलमारी से पुरानी रंग बिरंगी चुनरियां निकालकर चारों तरफ बांधी। राघव ने गांव के बच्चों को इकट्ठा कर गीत और नाटक की तैयारी शुरू कर दी। पूरा गांव भाग दौड़ में लग गया। और इस बार सबसे अहम बात यह थी कि रामलाल चाचा और गोपीनाथ काका भी साथ साथ काम कर रहे थे। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण आंगन पर पड़ी, पूरा आंगन चमक उठा। नीम के पेड़ की छांव में झूला झूलती मीना और अरुण हंसी से खिलखिला रहे थे। महिलाएं गीत गा रही थीं, हरियाली आई रे, सावन लाया रे। औरतें ताली बजाकर लय में झूम रही थीं। हरिनारायण काका और दादा बच्चों को देखकर हंस रहे थे। अरे, हमें भी झुलाओ, हम भी फिर से बच्चे बनना चाहते हैं। सब लोग हंस पड़े और बच्चों ने सचमुच दादा को झूले पर बैठा दिया। शाम होते ही राघव के नेतृत्व में बच्चों ने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया। मोहन ने बारिश का पात्र निभाया। रीना ने धरती मां का। सुनीता ने किसान की बेटी बनकर संवाद कहा। सावन आया, खेतों में हरियाली छा गई। नाटक इतना सरल और प्यारा था कि सबकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। नानी ने सबको एक साथ बुलाया। उन्होंने कहा, आज मेरा आंगन सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये आंगन पूरे गांव का है। यहां खेल हुआ, रंजिश मिट गई और अब त्योहार की रौनक छा गई।
यही हमारी जड़ें हैं। इसके बाद सबने मिलकर एक लोकगीत गाया। रामलाल चाचा और गोपीनाथ काका भी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। पूरा गांव गा रहा था, हंस रहा था और आंगन सचमुच मंदिर की तरह पवित्र लग रहा था। त्योहार की रात के बाद आंगन में ऐसी चमक फैल गई थी जैसे पूरा गांव नया जीवन पा गया हो। लेकिन यह खुशी सिर्फ वहीं नहीं रुकी। अगले ही दिन पड़ोस के गांव से कुछ लोग आए। हरिनारायण काका ने उन्हें देखकर कहा, अरे आप लोग इस समय कैसे आना हुआ? पड़ोसी गांव के एक बुजुर्ग श्यामलाल बाबा मुस्कुराते हुए बोले, कल रात तुम्हारे गांव से हंसी खुशी और गीत की आवाज हमारे गांव तक गूंज रही थी। सोचा देखूं जरा ये जादू आखिर है क्या। नानी ने सबको आंगन में बैठाया। उनके हाथों की बनी तुलसी वाली चाय परोसते हुए बोली, ये आंगन अब सिर्फ हमारा नहीं रहा, आपका भी स्वागत है। बताइए कैसा लगा? श्यामलाल बाबा ने चारों तरफ देखा। यहां तो जैसे पूरा गांव परिवार बनकर बैठा है। हमारे गांव में भी लोग हैं, लेकिन आपस में इतनी दूरी है कि त्योहार भी बढ़ जाते हैं। रीना ने मासूमियत से कहा, तो बाबा आप भी हमारे साथ खेलिए, हम आपको आंगन का खजाना सिखाएंगे। बच्चों ने सुरागों का नया दौर शुरू कर दिया। श्यामलाल बाबा भी दौड़ने लगे। बुजुर्ग को यूं भागते देखकर सब हंसते हंसते लौटपोट हो गए। खेल के बाद श्यामलाल बाबा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे इस खेल में जादू है, यह लोगों को जोड़ता है, हमें भी अपने गांव में इसे शुरू करना चाहिए। राघव ने सुझाव दिया, क्यों न हम सब मिलकर आपके गांव चलें और वहां भी यही खेल खेलें? बच्चों के साथ बुजुर्ग और औरतें भी इसमें शामिल होंगे। मोहन ने उत्साह से कहा, हां, और खजाना वहां की मिठाई होगी। सब हंस पड़े। कुछ ही दिनों में पड़ोस के गांव से बुलावा आ गया। रामलाल चाचा और गोपीनाथ काका ने साथ बैठकर तैयारी की। सुनीता और रीना ने नए सुराग लिखे। हरिनारायण काका और गोवर्धन दादा ने बच्चों को पुराने गीत सिखाए। नानी ने टोकरी में आम, अमरूद और घर की बनी गुजिया रख दी। नानी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ औरों के आंगन में भी यही मिठास फैलाओ। जब तक लोग जुड़ते रहेंगे आंगन कभी सूना नहीं होगा। जब सब वहां पहुंचे तो पड़ोस के गांव वाले चकित थे। इतने लोग, इतने रंग बिरंगे कपड़े और इतनी ऊर्जा। रीना ने खेल शुरू कराया। सुरागों की दौड़ भाग में वहां के बच्चे भी शामिल हो गए। बुजुर्गों ने गीत गाया और औरतों ने तालियां बजाईं। श्यामलाल बाबा ने अंत में कहा, आज पहली बार हमारे गांव का आंगन भी हंसी से भर गया। धन्यवाद बच्चों, आपने हमें हमारी जड़ों की याद दिलाई। पड़ोसी गांव से लौटने के बाद नानी का आंगन और भी जीवंत हो गया। हर दिन बच्चे, बुजुर्ग और औरतें एक साथ बैठकर बातें करते, खेलते और गीत गाते। लेकिन यह बात यहीं नहीं रुकी। एक दिन कस्बे के स्कूल के मास्टर जी शंकरलाल जी अपने गांव आए। उन्होंने देखा कि आंगन में कितनी हलचल और अपनापन है। शंकरलाल जी ने हैरानी से पूछा, यहां तो रोज मेले जैसा माहौल है, आखिर आप लोग ऐसा क्या करते हैं? रामलाल चाचा मुस्कुराकर बोले, हम लोग आंगन का खजाना खेलते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इसमें शामिल होते हैं। यही हमें जोड़कर रखता है। शंकरलाल जी ने तुरंत प्रस्ताव रखा, क्यों ना आप सब कस्बे के स्कूल आए? वहां बच्चे तो हैं, पर खेलों में अब वही मजा नहीं रहा। सब किताबों और ट्यूशन में उलझे रहते हैं। अगर आप लोग वहां यह खेल कराएंगे तो बच्चों को बहुत खुशी मिलेगी। रीना ने उत्साहित होकर कहा, हां नानी, हम वहां भी जाएंगे। हम अपने आंगन की खुशबू हर जगह फैलाएंगे। नानी ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, पर याद रहे बच्चों, खेल सिर्फ खेल नहीं है, यह दिलों को जोड़ने का बहाना है। जहां भी जाओ सबको अपनापन दो। अगले ही रविवार पूरा दल कस्बे की ओर रवाना हुआ। मोहन और राघव रास्ते भर गाना गाते रहे। सुनीता ने अपनी थैली में रंग बिरंगे कपड़े रखे ताकि बच्चे और भी खुश हों।
हरिनारायण काका और गोपीनाथ काका ने गुजिया और नमक पारे की डलियां उठाई। दादा रास्ते भर पुरानी कहानियां सुनाते रहे। जब वे कस्बे के स्कूल पहुंचे तो वहां के बच्चे थोड़े हैरान थे। शहर की नकल करते करते उनके खेल फीके हो गए थे। शंकरलाल जी ने सबका परिचय कराते हुए कहा, ये लोग पास के गांव से आए हैं। ये तुम्हें एक ऐसा खेल सिखाएंगे जो दिल से दिल को जोड़ता है। खेल शुरू हुआ। रीना ने सुराग पढ़ा, जहां सूरज की रोशनी सबसे पहले आती है। बच्चे भागते भागते खिड़की तक पहुंचे। फिर मोहन ने अगला सुराग दिया, जहां किताबों की खुशबू रहती है। सब भागकर लाइब्रेरी में पहुंचे। राघव ने तीसरा सुराग गढ़ा, जहां घंटी बजती है पर कोई मंदिर नहीं। बच्चे हंसते खिलखिलाते प्रार्थना हॉल पहुंच गए। हर सुराग के साथ बच्चों के चेहरे खिल उठे, यहां तक कि कस्बे के शिक्षक भी ताली बजाते हुए शामिल हो गए। अंत में खजाना मिला, गुजिया और नमक पारे। लेकिन साथ ही गोवर्धन दादा ने बच्चों से कहा, यह खजाना असली नहीं, असली खजाना है यह हंसी, यह मेलजोल, इसे मत खोना। कस्बे के बच्चे भावुक हो गए। एक ने कहा, हम तो सोचते थे कि खेल बस टाइम पास है, पर आज समझ आया कि खेल से रिश्ते जुड़ते हैं। शाम को लौटते समय नानी ने सबको देखा और बोली, बच्चों, आज हमारा आंगन कस्बे तक पहुंच गया। अब सोचो, अगर यह शहर तक जाए तो कितनों के दिलों को जोड़ सकता है। रीना ने ताली बजाई। हां नानी, अगली बार हम शहर चलेंगे। कस्बे से लौटने के बाद नानी के आंगन में और भी चहल पहल बढ़ गई। लोग अब कहने लगे थे, यह आंगन तो जैसे रिश्तों का मंदिर है। लेकिन इस बार खबर कस्बे से आगे निकलकर शहर तक पहुंच गई। वहां की एक सामाजिक संस्था ने गांव में संदेश भेजा कि वे चाहते हैं कि नानी और उनके साथी शहर के बच्चों के लिए भी कार्यक्रम करें। एक दिन डाकिया आया और चिट्ठी थमाई। रामलाल चाचा ने पढ़कर सुनाया, सम्मानित सरस्वती देवी जी और गांववासी, हम शहर के बच्चों और अभिभावकों के लिए परिवार दिवस का आयोजन कर रहे हैं। हमें पता चला है कि आपके गांव का आंगन का खजाना खेल बच्चों और बड़ों को जोड़ता है। आपसे निवेदन है कि पधार कर हमारे साथ इसे साझा करें। सब लोग खुशी से झूम उठे। रीना ने चिल्लाकर कहा, नानी, अब तो सच में शहर चलना होगा। मोहन ने मजाक किया, हां, और शहर में खजाने में शायद मिठाई नहीं, आइसक्रीम मिले। सब हंस पड़े। तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। सुनीता और रीना ने नए सुराग लिखे, जिनमें शहर के बच्चों के लिए स्कूल, पार्क और खेल के मैदान को शामिल किया। राघव ने सोचा कि शहर के बच्चों को गांव की कहानियां भी सुनाई जाएं। हरिनारायण काका और गोपीनाथ काका ने तय किया कि वे गांव की ढोलक और मंजीरा साथ ले जाएंगे। दादा बोले, मैं बच्चों को पंचतंत्र और अपनी पुरानी कहानियां सुनाऊंगा। शहर के बच्चे इन्हें सुनकर खुश होंगे। नानी ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, शहर में सब कुछ चमकदार है, पर वहां भी दिल वही हैं। उन्हें अपनापन चाहिए और यही हमारे पास है। सुबह सुबह पूरा दल बैलगाड़ी और बस से निकल पड़ा। रास्ते भर रीना और मोहन गाना गाते रहे। आंगन से निकली टोली अब शहर में पहुंच गई। रामलाल चाचा ने हंसते हुए टोका, अरे गाना गाओ, पर इतनी ऊंची आवाज में मत कि बस वाला ही चौंक जाए। शहर पहुंचते ही सबकी आंखें चमक उठीं। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और चारों तरफ चहल पहल। रीना ने विस्मय से कहा, वाह, यहां तो घर इतने ऊंचे हैं जैसे आसमान छू लें। दादा मुस्कुराकर बोले, हां बेटी, पर ऊंचाई से ज्यादा जरूरी है दिल का बड़ा होना। संस्था ने स्कूल के बड़े मैदान में कार्यक्रम रखा। सैकड़ों बच्चे और अभिभावक आए। मंच पर सबसे पहले शंकरलाल जी ने परिचय कराया। ये लोग गांव से आए हैं। इन्होंने हमें सिखाया कि खेल सिर्फ खेल नहीं होता, ये रिश्तों को जोड़ने का साधन है। फिर खेल शुरू हुआ। रीना ने पहला सुराग दिया।
जहां बच्चों की हंसी सबसे ज्यादा गूंजती है। सब दौड़कर झूले तक पहुंचे। मोहन ने दूसरा सुराग पढ़ा, जहां शब्द किताबों में सोए रहते हैं। सब भागकर लाइब्रेरी पहुंचे। राघव ने तीसरा सुराग दिया, जहां हर सुबह घंटी बजती है, पर कोई मंदिर नहीं। सबने स्कूल की घंटी ढूंढ ली। बच्चे और अभिभावक हंसते, दौड़ते, मिलकर खेलते रहे। खेल खत्म होने पर दादा ने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बेटा, तकनीक और किताबें जरूरी हैं, पर सबसे बड़ा खजाना है साथ बैठकर हंसना बांटना। एक मां ने भावुक होकर कहा, हम तो सोचते थे कि शहर में सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि असली कमी अपनापन की थी। आप लोगों ने वो पूरा किया। अंत में नानी ने मंच पर आकर कहा, हम गांव से हैं, लेकिन हमारी जड़ें वही हैं जो आपकी। आंगन छोटा हो या बड़ा, उसमें हंसी होनी चाहिए। जब तक हम मिलकर खेलते रहेंगे, प्यार बांटते रहेंगे, आंगन कभी खाली नहीं होगा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। शहर में सफल कार्यक्रम के बाद नानी का आंगन अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन नानी ने बच्चों से कहा, सिर्फ देखना और सुनना पर्याप्त नहीं है। असली मजा तब है जब आप आंगन में खुद खेलो, दौड़ो और हंसो। इस बात का असर शहर के बच्चों पर हुआ। कुछ दिनों बाद अनिका, रोहन और दीक्षा, 3 शहर के बच्चे अपने माता पिता के साथ गांव पहुंचे। रीना ने उत्साहित होकर कहा, वाह, शहर के बच्चे, आओ हम तुम्हें आंगन का खजाना खेल दिखाएंगे। मोहन ने मजाक में कहा, हां, पर यहां दौड़ भाग जरा तेज होती है। खेत की मिट्टी और दौड़ने का मजा अलग ही है। नानी ने सबका स्वागत करते हुए कहा, बच्चों, यहां आंगन में सबका दिल खुला है। खेलो, सीखो और साथ रहो। रामलाल चाचा और गोपीनाथ काका भी हाथ जोड़कर बोले, शहर से आने वाले बच्चों, स्वागत है। गांव के खेल और कहानियां अब तुम्हारी भी हैं। सुनीता और रीना ने नए बच्चों को गांव की पगडंडियां दिखाईं। कुआं, बरगद का पेड़ और खेत के रास्ते, पुराने झूले और नानी की रसोई अनिका ने आंखें चौड़ी कर देखीं। वाह, ये तो अलग ही दुनिया है। शहर में ऐसा कोई मजा नहीं। मोहन ने पहला सुराग पढ़ा, जहां बरगद की छांव सबसे ठंडी है, वहीं मिलेगा अगला इशारा। शहर के बच्चे दौड़े, गांव के बच्चे उनके पीछे। रोहन ने हैरानी से कहा, मिट्टी की खुशबू और पेड़ की छांव, शहर में तो ऐसे नहीं होते। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, यही तो असली आंगन है। यहां सिर्फ खेल नहीं, हंसी भी मिलती है। खेल के बीच हरिनारायण काका और दादा ने शहर के बच्चों को अपनी कहानियां सुनाईं। कैसे वे खेतों में गिल्ली डंडा खेलते थे, कैसे बरसात में पूरी टोली कीचड़ में खेलकर हंसती थी। दीक्षा ने उत्सुकता से पूछा, काका, क्या हम भी बचपन में ऐसा कर सकते हैं? दादा मुस्कुराए, बिल्कुल, बस जरूरत है दिल की मासूमियत और साथ खेलने का मन। खेल और कहानियां खत्म होने के बाद नानी ने बच्चों को एक गोल घेरे में बैठाया। देखो बच्चों, असली खजाना आम या मिठाई नहीं, असली खजाना है साथ खेलना, हंसना और दिलों को जोड़ना। चाहे शहर हो या गांव, जब तक हंसी रहेगी, आंगन हमेशा जिंदा रहेगा। अनिका ने सिर हिलाया, नानी, अब मैं समझ गई। शहर का खेल अलग है, लेकिन यहां का मजा और सीख अनमोल है। रोहन ने जोड़ दिया, हां, हम सब अपने शहर में भी ये खेल खेलेंगे और गांव आएंगे ताकि हर बार नई चीजें सीखें। सूरज ढलते ही सभी बच्चे और बुजुर्ग आंगन में बैठे। बुजुर्गों ने गीत गाए, बच्चे खेलों के अनुभव बांटते रहे। नानी ने टोकरी में आम और गुजिया बांटी। पूरा आंगन हंसी, खुशी और अपनापन से भर गया। उस दिन शहर के बच्चों ने महसूस किया कि नानी का आंगन केवल मिट्टी और पेड़ों का नहीं, बल्कि यादों, हंसी और प्यार का असली खजाना है। शहर के बच्चों अनिका, रोहन और दीक्षा के गांव आने के बाद नानी का आंगन पहले से और भी जीवंत हो गया था। अब गांव और शहर के बच्चे मिलकर हर शाम कुछ नया खेलते, कहानियां सुनते और गीत गाते।
रीना ने उत्साहित होकर कहा, नानी, क्यों ना हम आंगन में बड़ा उत्सव करें, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और गांव के लिए। मोहन ने तुरंत जोड़ा, हां, इस बार खजाना भी बड़ा होगा, सारे गांव और शहर के बच्चे मिलकर इसे ढूंढेंगे। सुनीता ने योजनाएं बनानी शुरू की। हम सुराग गांव के कुएं, बरगद के पेड़ और नानी की रसोई में रखेंगे और इसमें गीत, कहानियां और खेल भी शामिल होंगे। पूरा आंगन सजने लगा। नानी ने रंग बिरंगे कपड़े और फूलों से आंगन को सजाया। रामलाल चाचा और गोपीनाथ काका ने पुराने झूले और कुर्सियां तैयार कीं। राघव ने बच्चों को गीत और नाटक की तैयारी करवाई। हरिनारायण काका ने ढोलक और मंजीरा का इंतजाम किया। नानी ने सभी को आशीर्वाद दिया। आज आंगन सिर्फ मिट्टी और दीवारों का नहीं रहेगा, यह हर दिल की धड़कन और हर मुस्कान का केंद्र होगा। सूरज की पहली किरण के साथ शहर और गांव के बच्चे उत्साहित होकर दौड़े। मोहन ने पहला सुराग पढ़ा, जहां बरगद की छांव सबसे मीठी है, वहां अगला इशारा मिलेगा। बच्चे दौड़े और वहां दादा खड़े थे। उन्होंने कहानी सुनाते हुए अगला सुराग दिया। रीना ने रसोई की ओर इशारा किया, जहां स्वाद और प्यार मिलता है, वहीं मिलेगा अंतिम खजाना। खेल में बुजुर्ग भी शामिल हुए। हरिनारायण काका दौड़ते बच्चों के पीछे पीछे हंसते हुए चले। रामलाल चाचा और गोपीनाथ काका मिलकर खजाने की दिशा दिखा रहे थे। शहर के बच्चे अनिका, रोहन और दीक्षा मिट्टी में खेलते हुए गांव के बच्चों से बिल्कुल घुल मिल गए। सुनीता ने हंसते हुए कहा, देखो ना, अब कोई फर्क नहीं रहा, सब एक साथ खेल रहे हैं। नानी ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, यही असली खजाना है, साथ होना, हंसना और यादें बनाना। अंतिम सुराग नानी की रसोई तक ले गया। वहां टोकरी में आम, गुजिया और शहर से लाए हुए कुछ मिठाइयां रखी थीं। मोहन ने कहा, लेकिन असली खजाना तो हम सबका साथ है। अनिका ने हंसते हुए जवाब दिया, हां, अब हम सभी इस आंगन का हिस्सा हैं। दीक्षा ने सिर हिलाया, शहर में भी हम इसे याद रखेंगे और सबको बताएंगे कि असली खेल और खजाना क्या होता है। सांझ होते ही आंगन में गीत, ढोलक की थाप और बच्चों की हंसी गूंजने लगी। बुजुर्ग भी झूम रहे थे। गांव और शहर के बच्चे मिलकर नाच रहे थे। नानी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। पूरा आंगन एक उत्सव में बदल गया और इस दिन से आंगन का बड़ा उत्सव हर साल मनाने की परंपरा बन गई। आंगन का बड़ा उत्सव मनाने के बाद नानी का आंगन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था। लोग कहते, अगर अपनापन, खेल और हंसी चाहिए तो नानी के आंगन जाना होगा। शहर के बच्चों अनिका, रोहन और दीक्षा भी हर शाम गांव में रहते और खेलों में शामिल होते। गांव के बच्चे मोहन, रीना, सुनीता और राघव उनके दोस्त बन चुके थे। एक दिन गांव में सूचना आई कि पास के 3 गांव के लोग आंगन देखने और खेल में शामिल होने आ रहे हैं। हरिनारायण काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारा आंगन सच में हर किसी के दिलों तक पहुंच गया है। नानी ने सबको इकट्ठा किया, बच्चों, अब हम सब मिलकर उन्हें दिखाएंगे कि साथ होना और खेलना कितनी खुशी देता है। सुनीता ने तैयारी शुरू की। रंगोली बनाई गई, झूले सजाए गए, खेल के नए सुराग तैयार किए गए। रीना ने शहर और गांव के बच्चों को सिखाया कि नए आगंतुकों का स्वागत कैसे करें। पहले गांव के बच्चे मधु, संजय और नीलम आंगन में पहुंचे। मोहन और राघव ने उन्हें दौड़ भाग का खेल समझाया। अनिका, रोहन और दीक्षा ने शहर के खेल का तरीका दिखाया। रामलाल चाचा और गोपीनाथ काका ने ढोलक बजाई और हरिनारायण काका ने बच्चों को गीत गाने सिखाया। मधु ने उत्साहित होकर कहा, हमने कभी इतनी मस्ती नहीं देखी, ये तो सच में जादू है। सुराग खेल शुरू हुआ। पहला सुराग बरगद के पेड़ के नीचे था, दूसरा सुराग कुएं के पास, तीसरा सुराग नानी की रसोई की ओर ले गया। सब बच्चे गांव, शहर और दूर दूर के गांव के मिलकर दौड़े, हंसे और खेल में शामिल हुए। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा,
देखो ना, अब सब एक साथ खेल रहे हैं, कोई अलग नहीं, सब दोस्त हैं। नानी ने सिर हिलाकर देखा और बोली, यही असली खजाना है, दिलों का मेल। अंत में खजाना मिला, आम, गुजिया और मिठाइयां। लेकिन बच्चों और बुजुर्गों ने समझ लिया कि असली खजाना प्रेम, दोस्ती और मिलन है। दादा ने कहा, देखो बच्चों, अगर हम सब साथ हैं तो कोई दूरी मायने नहीं रखती। गांव, शहर या दूर दूर का गांव, सबका दिल एक जैसा है। अनिका ने सिर हिलाया। हमें भी अपने शहर और गांव में यही खेल और अपनापन फैलाना चाहिए। रोहन ने जोड़ा, हाँ, अब हम सब इस आंगन के दोस्त हैं, हर जगह खुशी फैलाएंगे। सूरज ढलने के बाद भी आंगन में हंसी और गीत गूंजते रहे। बच्चों ने खेल के अनुभव साझा किए, बुजुर्ग अपने अनुभव सुनाए, गांव और शहर के लोग मिलकर खाना खाए। नानी ने टोकरी में आम और मिठाई बांटते हुए कहा, देखो, आंगन अब सिर्फ हमारा नहीं रहा, यह हर किसी का हो गया है। जब तक लोग मिलकर खेलेंगे और हंसेंगे, यह आंगन कभी सूना नहीं होगा।